चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर भारत में जितने भी नदियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो भारत में नदियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो, और दूसरा यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत में जितने भी नदियाँ हैं वो दूसरे भाग में। ठीक है, मतलब ये दो प्रकार से हम देखते हैं। एक तो यहाँ पर जो भी नदी है प्रायद्वीपीय भारत में उन सबको देखेंगे, और दूसरा यहाँ पर हिमालय पर्वत से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों को देखने वाले हैं। चलो, तो इस प्रकार से दो टाइप से हम लोग यहाँ पर नदियों को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हिमालय की नदियों के बारे में बात करेंगे, और हिमालय की नदियों में हम लोग तीन यहाँ पर अपवाह तंत्र देखते हैं। एक तो इस वाले क्षेत्र में सिंधु नदी अपवाह तंत्र देखते हैं, ये वाले क्षेत्र में गंगा नदी अपवाह तंत्र देखते हैं, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र देखते हैं। तो तीन अपवाह तंत्र हम लोग यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनमें देखते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर नीचे में तो मतलब और भी यहाँ पर अपवाह तंत्र, जैसे यहाँ पर गोदावरी नदी का है ना, गोदावरी नदी और उसकी जो भी सहायक नदी है वो, यहाँ पर महानदी का है। इस प्रकार से यहाँ पर कृष्णा नदी का रहेगा, फिर यहाँ पर कावेरी नदी रहेगा, यहाँ पर नर्मदा नदी है। तो ऐसे टाइप से बहुत सारी नदियाँ हैं, और उन नदियों की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं इस प्रकार से, नर्मदा, ताप्ती, है ना। तो ये सब नदियों को इस प्रकार से हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको यहाँ पर जो सिंधु नदी अपवाह तंत्र है उसको देखेंगे। तो पहले भी मैंने आपको हिमालय पर्वत जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैं डिस्कस किया हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत को जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर के झील के पास से ही हम यहाँ पर सिंधु नदी का उद्गम स्थल देखते हैं। तो पहले यहाँ पर बना लीजिए कि ये जो कैलाश पर्वत है उसको, ठीक है, ये इस प्रकार से ये कैलाश पर्वत है यहाँ पर। ठीक है, ये कैलाश पर्वत है। अब इसी कैलाश पर्वत से इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि सिंधु नदी निकलती है। ये जो मानसरोवर झील हम लोग देखते हैं ना, मानसरोवर झील के आसपास से ही इस प्रकार से सिंधु नदी का उद्गम होता है, और इस प्रकार से ये हमारे भारत में बहते हुए आगे जाती है। ये कुछ इस तरह से। और यहाँ पर मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि जो पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है, कौन कौन से पर्वत श्रृंखला, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, नीचे में यहाँ पर लद्दाख हम लोग देखे थे, और ऊपर में यहाँ पर जास्कर था। तो लद्दाख और जास्कर, और फिर यहाँ पर क्या था, काराकोरम था, इस प्रकार से, है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो काराकोरम में तो इधर श्योक नदी बहती है। सिंधु नदी यहाँ पर जो लद्दाख है और यहाँ पर जास्कर है उसके बीच में बहती है सिंधु नदी। चलिए, तो इस प्रकार से सिंधु नदी यहाँ पर पहुँच करके फिर इधर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और फिर इधर ये कुछ इस प्रकार से बहते हुए ये इस तरह से आगे बढ़ती है, और आगे जाकर के यहाँ पर खंभात की खाड़ी में जाकर यहाँ पर अरब सागर में जाकर गिर जाएगी। ठीक है, खंभात की खाड़ी नहीं, खंभात की खाड़ी में तो ये वाला हिस्सा है, तो अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक, ऐसा टाइप का कुछ है, सिंधु नदी है ये। ठीक है, सिंधु नदी या फिर इंडस रिवर। अब ये जो सिंधु नदी है इसका अगर आपसे लंबाई कोई पूछे, चलो फिलहाल लंबाई को बाद में देखेंगे। ठीक है, जब पूरा यहाँ पर डिस्कस कर लूँगा फिर जो लंबाई है सिंधु नदी का, सतलज नदी का, इन सब का लंबाई मैं बताऊँगा जिसका इसका काम का है। ठीक है, सिंधु नदी, इसको इंडस रिवर कहा जाता है। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, इंडस रिवर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। अगर सिंधु नदी ना दे करके अगर इंडस रिवर दे दिया तो वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। चलो, तो इस प्रकार सिंधु नदी। अब इसकी सहायक नदियों को देखिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक सहायक नदी इस प्रकार से श्योक नदी देखा था। ठीक है, यहाँ पर श्योक नदी थी, ये कुछ ऐसे, और इस श्योक नदी की एक छोटी सी सहायक नदी यहाँ पर ये कुछ इस वाले हिस्से से नुब्रा नदी थी। ठीक है, यहाँ पर जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है, मैंने आपको बताया हुआ था। तो यहाँ पर ये नुब्रा नदी हम लोग देख चुके हैं, नुब्रा, और ये श्योक नदी इस प्रकार से। अब आपको ये बताना है कि श्योक नदी कौन दो पर्वतों के बीच में बहती है, मतलब कौन दो माउंटेन रेंज के बीच में बहती है। तो यहाँ पर क्या था, काराकोरम था, यहाँ पर लद्दाख था, है ना, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लद्दाख। तो लद्दाख और काराकोरम के बीच में श्योक नदी बहती है, और यहाँ पर लद्दाख और जास्कर के बीच में यहाँ पर
सिंधु नदी बहती है। तो इस प्रकार से हम लोग ये सब चीज़ों को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, किसके किसके बीच में कौन कौन सी नदी बहती है, इसको हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए, तो ये सिंधु नदी, श्योक नदी और नुब्रा नदी हुआ। और नीचे साइड से एक और नदी आती है इस प्रकार से, जिसको जास्कर नदी बोलते हैं। जास्कर जो पर्वत श्रृंखला है उसमें बहती है, जास्कर है ये। इसको क्या हुआ है, जास्कर, ठीक है, ऐसे जास्कर नदी। देखिए, अभी सिंधु नदी कहाँ से निकली थी? सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या था? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, ठीक। अब देखो, इसका सिर्फ एक उद्गम यह भी, मतलब सिर्फ मानसरोवर झील रहेगा तो मतलब सिर्फ एक उद्गम स्थल नहीं ना, इसका एक दो नाम और है। जैसे कि यहाँ पर इसी को भोकरचू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी को मतलब भोकरचू के नाम से इसको जाना जाता है, ऐसे भोकर, ठीक है, इस प्रकार से भोकरचू के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब यहाँ भोकरचू मतलब कि इसका जो उद्गम स्थल है उसका भोकरचू बोला जाता है ना, ध्यान में रखेंगे। मानसरोवर झील के पास में यहाँ पर भोकरचू नाम का एक जगह है जिसको मानसरोवर, इसका सिंधु नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। या फिर इसी का नाम और क्या रहेगा, सिंगी खम्भान रहेगा, सिंगी खम्भान रहेगा। ठीक है, सिंगी खम्भान, ये ऐसे। तो इसका तीनों उद्गम स्थल को आप लोग दिमाग में रखेंगे। तो ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल में अगर मानसरोवर झील दिया है तो भी काफ़ी है, और मानसरोवर झील ना दे करके और क्या दे दिया है, ये सब का नाम दे दिया है, तो भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ऐसा ऐसा ये सब चीज़ें हैं बोल करके। चलो, यहाँ पर मानसरोवर झील, ऐसे कुछ बना लीजिए। अब इसके बाद इसी के पास में एक और मैंने क्या बताया था आपको, जो सतलज नदी का उद्गम स्थल है उसको मैंने क्या बताया हुआ था, राकस ताल। ठीक है, यहाँ पर राकस ताल है, राकस ताल से उद्गम होगा सतलज नदी का, ये ऐसे। तो सतलज नदी कैसे बहेगी, ठीक है, सतलज नदी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बहते हुए ऐसे हिमाचल प्रदेश से हमारे यहाँ पर भारत में इंटर करेगी, और इस प्रकार से ये पंजाब होते हुए इस प्रकार से जा करके सिंधु नदी में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है सतलज नदी, और ये सतलज नदी, ठीक है, यहाँ पर देखो, ठीक है, सतलज नदी, सतलज नदी का उद्गम स्थल राकस ताल, या फिर इसी को राक्षस ताल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट राकस ताल। चलिए, कैलाश पर्वत को मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, ये राकस ताल रहेगा, इसका उद्गम स्थल है सिंधु नदी का, सॉरी, सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या, राकस ताल। चलो, ये राकस ताल रहेगा, फिर राक्षस ताल भी रहेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, राक्षस ताल भी उसको कहा जाता है। अब इसके बाद जैसे कि हम इधर जब पढ़ेंगे, मतलब जब मैं ब्रह्मपुत्र नदी आपको बताऊंगी, इधर ब्रह्मपुत्र अपाह तंत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कहाँ पे है ना। बाकी फिलहाल तो ब्रह्मपुत्र नदी को अपन बाद में देखेंगे। तो यहीं से मतलब ये कैलाश पर्वत में ही एक जगह है चेमायुंगडुंग, है ना, चेमायुंगडुंग से निकलती है इस प्रकार से, चेमायुंगडुंग नाम के ग्लेशियर है यहाँ पर, यहाँ से निकल करके इधर जाती है ये नदी। ठीक, ऐसे इधर ये ब्रह्मपुत्र नदी है, या फिर इसी को सांगपो नदी के नाम से भी, मतलब तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। और यहाँ पर जैसे ही हमारे भारत में इंटर करती है ऐसे अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर इसको बोलते हैं दिहांग। और जब असम में आती है, यहाँ पर असम साइड जब पहुँचती है
तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक, ऐसे। ठीक है ये, और इधर फिर इसका नाम बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर बांग्लादेश में जब आएगी तो फिर इसका नाम परिवर्तित नाम बदल जाता है। बांग्लादेश में उसको जमुना के नाम से जानते हैं, तो आगे हम लोग उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी इनको सिंधु नदी को देखेंगे। इसका उद्गम स्थल को लिख लेते हैं। इसका उद्गम स्थल ये था चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। अब यहाँ पर दो तीन ग्लेशियर है ना, मतलब कि दो तीन ग्लेशियर है जो मिल करके ऐसे इसका उद्गम स्थल बनाती है। ये सिर्फ चेमायुंगडुंग नहीं है, चेमायुंगडुंग के साथ एक दो छोटा मोटा और ग्लेशियर है वहाँ पर। ठीक है, उन सब का नाम ऐसे फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है ना। अंसी वंसी ऐसा टाइप का कुछ कुछ छोटा मोटा नाम है उसका, तो फिलहाल उसको रहने दो। तो यहाँ पर तीन नदी हम लोग इंपॉर्टेंट नदी देखें, सतलज नदी, सिंधु नदी और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र को यहाँ पर सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, मतलब तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से इसको जानते हैं। ऐसे ये सांगपो नदी है। चलो तो इसको अपन बाद में देखेंगे, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी अपार तंत्र है उसको। अब यहाँ पर देखो सिंधु नदी अपार तंत्र, और यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जो सिंधु नदी है वो सिर्फ लद्दाख में बहती है। ठीक है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है ये वाले हिस्से में। ठीक है, ये वाले हिस्से में क्या है, जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है, इसको याद ध्यान में रखेंगे ना। और ऐसे ये वाले हिस्से में इधर देखोगे तो क्या है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इस साइड में। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि सिंधु नदी सिर्फ लद्दाख में बहती है। हमारे भारत में अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ लद्दाख में बहते हुए सिंधु नदी आगे निकल जाती, यहाँ पर पाकिस्तान साइड चली जाती है। अब यहाँ पर भारत में बहने वाली कौन कौन सी और यहाँ पर नदियाँ हैं, तो जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से तीन नदियों का उद्गम होने वाला है। ठीक है, तीन नदियों का उद्गम स्थल यहाँ हिमाचल प्रदेश में है। अब वो तीनों नदियों को एक एक करके मैं बनाते जा रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बनाना है चिनाब नदी को। ठीक है, चिनाब नदी। तो ये चिनाब नदी कुछ इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में दो छोटी छोटी नदियाँ हैं यहाँ पर, ये ऐसे और ऐसे, चंद्रा और भागा नाम से दो नदियाँ हैं, आगे मैं उसको बताऊंगा आपको। तो चंद्रा और भागा नदियों के मिलने के बाद यहाँ पर चिनाब नदी बनती है, और इस प्रकार से जम्मू कश्मीर साइड ये नदी पहुँचती है, और यहाँ से मुड़ करके ये फिर इधर ऐसे आती है और जा करके यहाँ पर सतलज नदी में मिल जाती है। बहुत सारे बुक में आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि ये यहाँ पर जो चिनाब नदी है इसको मुख्य नदी माना जाता है, मतलब कि यहाँ पर सतलज नदी इसकी सहायक नदी है, ऐसा टाइप से आपको देखने को भी मिलेगा। लेकिन इसको आपको फिलहाल ऐसे ही लेना है, मतलब कि सतलज नदी को मुख्य नदी मानना है और चिनाब नदी को इसकी सहायक नदी मानना है ना, चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी है, और यहाँ पर ये दो नदियों के मिलने से बनी है ये नदी, है ना। एक नदी चंद्रा है और एक भागा है। ठीक है, यहाँ पर एक नदी चंद्रा है, ऐसे चंद्रा नदी, और एक भागा नदी है, ऐसे चंद्रा और भागा के मिलने से यहाँ पर चिनाब नदी बनती है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में अब एक और नदी है जिसका उद्गम यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से एक नदी है जिसका नाम है झेलम नदी। तो जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर वाला अपन देखे ना, कश्मीर वाला क्षेत्र, इस पर कश्मीर घाटी, तो उसी के आसपास से वहाँ पर एक वेरीनाग पर्वत है, वेरीनाग नाम का पर्वत है। वेरीनाग पर्वत या फिर एक झील है जिसका नाम है शेषनाग। तो वेरीनाग पर्वत और शेषनाग झील से यहाँ पर एक नदी उद्गम होता है जिसका नाम क्या है, झेलम नदी है। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से इस झेलम नदी का उद्गम होगा, ये ऐसे, और ये जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होते हुए ये कुछ यहाँ पहुँचती है, और यहाँ पर जाने के बाद ये जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में कुछ दूरी तक बॉर्डर बनाती है, और आगे निकल कर फिर ये इस प्रकार से चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है, झेलम नदी। ठीक है, ये झेलम नदी है।
चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये दो नदियों को यहाँ पर देखा है ना। ये झेलम नदी यहाँ से कहाँ से निकल रही है, वेरीनाग पर्वत, चाहो तो इसको लिख लो या फिर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। वेरीनाग पर्वत और शेषनाग झील, यहाँ पर ऐसे मतलब यहाँ पर जो भी नाम आएगा नाग नाग रहेगा। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नाग नाग नाम से यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो वेरीनाग पर्वत है ये। ठीक है, वेरीनाग पर्वत, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और यहाँ पर ये जो नदी है, ये जो झेलम नदी है, ये झेलम नदी यहाँ पर झील भी बनाती है ना। झील बनाते हुए आगे बढ़ती है, इस वाले क्षेत्र में से एक झील का निर्माण करती है। ये झील का नाम मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। इसका नाम है वुलर झील। और इसी के पास में एक और झील है जिसको बोलते हैं डल झील। ये दोनों कश्मीर घाटी में है, ठीक है। दोनों कहाँ हैं, कश्मीर घाटी में है। एक वुलर झील है और दूसरा डल झील है। ऐसे ये वुलर है, और ये डल है ना। वुलर झील और डल झील, दो झील है जो कि कश्मीर घाटी में बनती हैं, यहीं पर ये झेलम नदी में, ठीक है। यहाँ पर जम्मू मतलब कश्मीर घाटी में, ध्यान में रखेंगे, नीचे जम्मू है, ऊपर में कश्मीर है। तो ऐसे ये हुआ। तो चिनाब नदी की एक सहायक नदी हम लोग झेलम नदी देख लिए। अब इसके बाद यहाँ पर एक और सहायक नदी है जिसका नाम है रावी नदी है, ठीक है, रावी नदी। तो रावी नदी भी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से निकलती है। मैंने बोला है ना कि 3 नदियाँ हैं जो कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से निकलेगी, ऐसे बोल करके। तो कुछ इस प्रकार से निकलती हैं और ये ऐसे कुछ बहते हुए जा करके किससे मिल जाती है, चिनाब नदी से मिल जाती है, ठीक है। इस नदी का नाम है रावी नदी, ठीक है, रावी नदी। चलो, तो 3 नदी हम लोग यहाँ पर देख लिए। कौन कौन सी नदी, एक चिनाब नदी, एक झेलम नदी, एक रावी नदी, ठीक है। ऐसा कुछ है ये, ठीक। किधर प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार से इधर ये प्रवाहित हो रही है। चलो, अब देखो इसके बाद एक नदी और बची। अच्छा, यहाँ पर ये जो रावी नदी है कहाँ से निकलती है, कुल्लू की पहाड़ी से निकलती है। ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर क्या है, कुल्लू की पहाड़ी है। पहाड़ी का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो इसको लिख लो वरना छोड़ भी सकते हो, कुल्लू की पहाड़ी। तो रावी नदी का उद्गम स्थल पूछा जाएगा तो कुल्लू की पहाड़ी। अब यहाँ पर एक और नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, व्यास नदी। तो इस प्रकार से व्यास कुंड से निकलती है, ठीक है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है व्यास कुंड। तो उस व्यास कुंड से निकलती है ये जो व्यास नदी है वो, ठीक, कुछ ऐसे। तो ये व्यास नदी है, ठीक है, व्यास नदी ऐसा कुछ है। और ये जो पंजाब में जाकर के व्यास नदी सतलज नदी से मिल जाती है, ठीक है। पंजाब राज्य, यहाँ पर पंजाब है और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। तो उद्गम कहाँ पे हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। और इस प्रकार से यहाँ पर पंजाब से होते हुए ये नदियाँ इस प्रकार से आगे निकलती हैं। तो यहाँ पर सतलज नदी भी क्या की है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से निकली है, मतलब सॉरी, यहाँ पर तिब्बत के पठार वाले क्षेत्र से, यहाँ पर जो कैलाश पर्वत है उसका राकस से निकली है। और यहाँ पर ये प्रवाहित हुई है, हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ी है और पंजाब में कुछ दूरी तक प्रवाहित हुई है और पंजाब से निकलकर फिर पाकिस्तान में चली गई है। और पाकिस्तान में जाने के बाद यहाँ पर जो इनका मिलन, इस मतलब कि जहाँ पर इसका संगम स्थल है उसको मिथोन कोट के नाम से कुछ, उसका नाम है मिथन कोट बोलते हैं उसको, ठीक है। पाकिस्तान में है वो मिथन कोट, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, मैं फिलहाल लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको चाहो तो छोड़ दो इसको, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं मिथन कोट, ये वाले जो पॉइंट यहाँ पर है ना, इसको बोलते हैं मिथन कोट। इस मिथन कोट के पास में जाकर के ये सतलज नदी सिंधु नदी से मिल जाती है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर जो 3 नदी हम लोग देखे हैं, कौन कौन सा, यहाँ पर चिनाब नदी है, ठीक है। ये वाली नदी कौन सी है, चिनाब नदी। और चिनाब नदी की सहायक नदी यहाँ पर नीचे से रावी नदी है। और यहाँ पर व्यास नदी किसकी सहायक नदी है, सतलज नदी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो व्यास नदी है और रावी नदी है, ये दोनों नदी हम लोग जो एक दर्रा देखे थे, रोहतांग दर्रा हम लोगों ने देखा है ना, उसी रोहतांग दर्रे में कुछ दूरी तक बहती हैं। मतलब कि ये दोनों नदी कौन कौन सी, रावी और व्यास, रोहतांग दर्रे से प्रवाहित होती है। ऐसे अगर एग्जाम में कभी आता है तो याद रखेंगे इसको कि रावी और व्यास किससे प्रवाहित होती है, रोहतांग दर्रे से, ठीक है। ये रोहतांग दर्रा से और ये भी क्या, रोहतांग दर्रे से। और यहाँ पर जो ये जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी बाड़ालाचा दर्रा से प्रवाहित होती है, ठीक है। यहाँ पर बाड़ालाचा दर्रा से यहाँ पर चिनाब नदी प्रवाहित होती है, ऐसे बाड़ालाचा दर्रा। तो आरबीबी मैंने ऐसे मतलब कि आरआरबी ऐसे मैंने लिखा है, आरआरबी के एग्जाम होता है, नीचे से याद रखेंगे, ठीक है। व्यास है, फिर रावी है, फिर क्या है, चिनाब है। तो आरआरबी ऐसे रोहतांग दर्रा और
बाड़ा दर्रा, ऐसे है। ठीक है, तो ये दर्रा का नाम है। फिलहाल दर्रा ऐसे एग्जाम में आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर जैसे पीएससी वाले जो कोई स्टूडेंट होंगे तो उनको इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, उनको थोड़ा सा इसको ध्यान देना चाहिए कि इन सभी दर्रा से मतलब कि जो रोहतांग दर्रा है वहाँ से रावी नदी, व्यास नदी इस प्रकार से बहती हुई जाती है यहाँ पर बाड़ा दर्रा से यहाँ पर चिनाब नदी। चलिए, तो यहाँ पर पीएससी वाले जो स्टूडेंट होंगे वो लोग पढ़ेंगे, व्यापम वाले छोड़ देंगे इसको। व्यापम वाले बस इतना याद रखो कि यहाँ पर कौन कौन सी नदी है, सिंधु नदी है, सतलज नदी है, और बाकी ये जो भी नदियाँ हैं इनको याद रखो। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर सतलज नदी की सहायक नदी कौन सी है, व्यास नदी है। और ये रावी नदी किसकी सहायक नदी है, चिनाब की है। झेलम किसकी सहायक नदी, चिनाब की है। चिनाब किसकी है, सतलज की है। सतलज किसकी है, सिंधु की है। ऐसे टाइप से यहाँ पर श्योक किसकी है, तो यहाँ पर सिंधु नदी की सहायक नदी है। नुब्रा किसकी सहायक नदी है, तो श्योक नदी की सहायक नदी है। ऐसे टाइप से इन नदियों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से ये सिंधु नदी अफवाह तंत्र हम लोग इसको देखते हैं। अब देखिए इसका सिंधु नदी की लंबाई। अब देखो अलग अलग सोर्स में आपको अलग अलग सिंधु नदी का लंबाई देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको कहीं कहीं पर देखने को मिला 2900 किलोमीटर, है ना। कहीं कहीं पे इसका कुल जो लंबाई हमको देखने को मिलता है वो 2900 किलोमीटर देखने को मिलता है, 2900। ठीक है, इतना किलोमीटर या तो देखने को मिलेगा, या फिर अगर इतना नहीं रहता है तो 2880 याद रखेंगे। 2880 याद रखेंगे। अट्ठाईस अस्सी किलोमीटर, तो ये दोनों दोनों को याद रखेंगे, है ना। या तो 2880 रहेगा या तो 2900 किलोमीटर रहेगा। जनरली आपको 2900 किलोमीटर ज़्यादा देखने को मिलेगा सिंधु नदी की लंबाई, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ और लिया रहता है और बहुत सारे बुक होते हैं जो जिसको भी मतलब सोर्स के तौर पर लिया जाता है, उसमें भी कुछ ना कुछ डेटा हमको देखने को मिलता है। तो उसके आधार पर यहाँ पर दो डेटा हमको यहाँ पर मिलता है। अब ये जो सिंधु नदी है हमारे भारत में यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रवाहित हो रही है, तो इसको याद रखेंगे कि हमारे भारत में कितना किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। यस, हमारे भारत में, ठीक है, भारत में कितना किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए, तो सिंधु नदी हमारे भारत में कितना किलोमीटर, 1114 किलोमीटर। अब इसके बाद सतलज नदी, तो जो सतलज नदी कुल लंबाई याद रखेंगे 1450, 1450 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। और अगर इसको भारत में, ठीक है, इसको भारत में वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि 1450 किलोमीटर है। ठीक है, इतना काफ़ी है, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा कि इतना किलोमीटर बहती है। सिंधु नदी की याद रखना, ये भारत में इतना किलोमीटर प्रवाहित होती है और बाकी कुल लंबाई इतना है। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पर फिलहाल तो चेनाब नदी का बताने की जरूरत नहीं है, चेनाब नदी उतना नहीं पूछा जाएगा। तो ये सिंधु नदी अपाह तंत्र में जितनी भी नदियाँ हैं उसको हम लोग यहाँ पर देख लिए।